मेरे पति ऑफिस जाने से पहले मेरे करीब होकर कान में बोले कि छत पर कदम मत रखना और मेरी माँ से भी दूर ही रहना। मेरी शादी को अभी हफ्ता भर ही हुआ था और हर दिन मेरे पति ऑफिस जाने से पहले यह बात मुझे याद दिलाकर जाते थे। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे, मगर यह सोचकर चुप हो जाती थी कि अभी नई नई शादी है, यह ना हो कि मेरे पति को मेरा सवाल जवाब करना अच्छा न लगे। मेरे पति ऑफिस चली जाते और मेरी नंद करिश्मा स्कूल चली जाती तो मैं भी अपने कमरे में चली जाती थी। लेकिन मेरी सास बार बार बहाने बनाकर मेरे पास आना चाहती थी, मगर मैं अपने पति के डर की वजह से उनसे दूर ही रहती थी। 2 बजे के करीब मेरी ननंद करिश्मा स्कूल से वापस आ जाती थी और यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही छत पर चली जाती थी। करिश्मा छत पर पूरा पूरा दिन बिताकर आती थी। वह जैसे ही नीचे उतरती मेरी सास उसको बातें सुनाना शुरू कर देती थी और देखते ही देखते हमारा घर जैसे युद्ध का मैदान बन जाता था। पहले पहले तो मुझे लगता था कि मेरी सास करिश्मा के साथ इसलिए झगड़ती थी क्योंकि वह स्कूल से वापस आने के बाद बैग खोलकर भी नहीं देखती थी। मगर अब मुझे इस घर में आए हुए लगभग 1.5 महीने होने वाले थे और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सास करिश्मा को छत पर जाने से रोकती थी, मगर वह उनकी बात को तवज्जो ही नहीं देती थी। फिर शाम को जब मेरे पति आते तो सीधा करिश्मा के कमरे में चले जाते। न जाने दोनों भाई बहन घंटे घंटे भर क्या करते थे बंद कमरे में। करिश्मा के कमरे से निकलकर वह सीधे छत पर चले जाते। वहां भी काफी देर तक बैठे रहते थे। मैं कमरे में बैठी यह सब देखती रहती थी। शाम गए। जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं मुंह बनाकर बैठ गई थी। वह मुझे देखकर हंस पड़े और बोले, आज तो सूरज सवा हाथ पर है, ऊपर वाला रहम करे। उनके हंसने से मुझे हिम्मत मिल गई थी, इसलिए मैं शिकवा किए बिना ही ना रह सकी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे घर वालों से घुलने मिलने क्यों नहीं देते और ना ही खुद मुझे वक्त देते हैं। हर समय छत पर बैठे पता नहीं क्या करते रहते हैं। न जाना कौन सा खजाना छुपा कर रखा है या ऐसा राज जो आप मुझे बताना नहीं चाहते। राहुल एकदम से सीरियस हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा देखकर मैं डर गई थी। वह बिना कुछ कहे ही घर से चले गए। रात के खाने के लिए भी वापस नहीं आए। उधर करिश्मा की जान पर बनी हुई थी। उसने अलग से बहुत राहुल भाई लगा रखा था। रात के 11 बज गए थे, मगर अभी तक राहुल का कोई अता पता नहीं था। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी। न जाने मेरी किस बात पर वह मुझसे इस कदर नाराज हो गए हैं। करिश्मा जैसे ही कमरे से गई, मेरी सास झट से उठकर मेरे पास आई और बोली, अभी तुम्हारी शादी को जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारा पति गायब रहने लगा है। उस पर कड़ी निगाह रखो। सास की बात सुनकर मेरे दिल में ढेरों सवाल उठने लगे थे। तभी राहुल दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो गया। उन्होंने मुझे अपनी माँ के करीब खड़े देख लिया था। राहुल कुछ भी बोले बिना मुझे बाजुओं से पकड़कर कमरे में ले गए। राहुल गुस्से से बोले, माँ तुम्हें क्या कह रही थी? मेरा तो दिल पहले ही कांप रहा था। उनके गुस्से भरी आवाज सुनी तो मेरी आंखें भर आई और फिर मैं बोली कि माँ जी कह रही थी कि राहुल का ख्याल रखा करो। मैंने जानबूझकर बात पलटकर बताई थी, क्योंकि उनकी तो अपनी माँ से पहले से ही नहीं बनती थी। ना जाने इसकी वजह क्या थी। राहुल को मेरा जवाब सुनकर कुछ तसल्ली हुई। फिर राहुल बहुत ही आहिस्ता से बोले, देखो, बात यह है कि मैंने छत पर अलग अलग तरह के कबूतर पाल रखे हैं और यह कबूतर आजकल अपने अंडे को दे रहे हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं और इस तरह उनकी नस्ल बढ़ जाती है। लेकिन अगर कबूतर किसी अजनबी आदमी को अपने पिंजरे के आसपास देख भी ले तो उनको खतरा महसूस होता है। फिर वह अंडों से बच्चे नहीं निकालते और अपने अंडों को खुद ही तोड़ देते हैं। तो तुम अभी उनके लिए अजनबी हो, इसलिए मना करता हूँ। राहुल की बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया था। मैं बोली, परिंदे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं आपके कबूतरों का ख्याल रखूंगी। करिश्मा भी तो रखती है ख्याल आपके कबूतरों का। राहुल हंसकर बोले, मेरे कबूतर करिश्मा को जानते हैं
मैंने उसकी ड्यूटी लगा रखी है कि वह मुझे कबूतरों की रिपोर्ट दिया करे, किस जोड़े ने अंडे दे दिए हैं और किसने अभी बच्चे निकाले हैं। मैं सारी बात समझ गई थी। फिर मैं बोली, आप मुझे माँ जी के पास बैठने क्यों नहीं देते? वह बोले, क्योंकि वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है। क्या तुम नहीं देखती कि हर वक्त लड़ती और झगड़ती रहती हैं? मैंने हाँ में सर हिला दिया। राहुल के जवाब से मेरे दिल को कुछ सुकून मिला था। मैं अपने आप को बहुत ही हल्का सा महसूस कर रही थी। अगले दिन फिर राहुल मेरे कान में बोले कि छत पर मत जाना और माँ से दूर रहना। लेकिन मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि राहुल से छुपकर मैं माँ जी का ख्याल रखूंगी। बीमारी में क्या माँ बाप औलाद को छोड़ देते हैं? राहुल और करिश्मा तो अपनी माँ से गैरों जैसा सलूक करते थे, मगर मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी ना। इसलिए मैं दोनों के जाने के बाद अपनी सास के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, माँ जी, मैं आपके सर में तेल लगाकर मालिश कर दूं? उन्होंने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला दिया कि कहीं मैं बाद में मुकर न जाऊं। मैं उनके सर में तेल लगाते हुए इधर उधर की बातें कर रही थी, जबकि मेरी सास बार बार मुझसे जिद कर रही थी कि तुम छत पर जाकर वहां की सफाई कर दो। मैं बोली, राहुल ने मुझे छत पर जाने से मना किया है। वह बोली, हम दोनों घर में अकेले हैं, ना तुम राहुल को बताओगी और ना ही मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर डर किस बात का? मैंने सोचा कि अगर मैंने अपनी सास को मना कर दिया तो वह नाराज ना हो जाएं। वह कहेंगी कि पहली बार किसी काम को कहा है और वह भी बहू ने मुंह पर ही मना कर दिया। वैसे भी मुझे भी कबूतर देखने का बहुत शौक था। लेकिन मेरी बदकिस्मती यह थी कि मैं जैसे ही झाड़ू लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, अचानक से करिश्मा गेट खोलकर घर में दाखिल हो गई। वह भागते हुए मेरे पीछे आई और उसने मुझे कलाई से पकड़कर नीचे की तरफ खींच लिया और बोली, आपको भाई ने छत पर जाने से मना किया था ना, मगर आपने उनकी बात नहीं मानी। मैं अभी भाई को फोन करके बताती हूँ। मैं डर के मारे कांपने लगी। फिर मैंने करिश्मा से कहा कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि तुम राहुल को कुछ मत बताना, मगर उसने मेरी एक न सुनी और फोन मिलाकर राहुल से बोली, मैंने भाभी को छत पर जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। यह तो अच्छा हुआ कि आज हाफ डे था और आज स्कूल से आधे दिन की छुट्टी हो गई थी, वरना सोचो क्या हो जाता। मैं अपनी अकल पर मातम करने लगी थी कि मैंने यह बात नजरअंदाज क्यों कर दी थी। आज तो करिश्मा का हाफ डे था। करिश्मा ने मुझे फोन पकड़ा दिया और बोली, भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने फोन कान में लगाकर हेलो किया तो राहुल की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। वह बोले, आज मैं इसको तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार भी तुमने यह हरकत दोबारा करने की कोशिश की तो मैं कुछ भी सोचे समझे बिना ही तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मुझे राहुल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगी थी। शाम हुई तो राहुल ऑफिस से लौट आए थे। वह रोज की तरह करिश्मा के कमरे में चले गए और फिर छत पर चले गए। मैं अपने कमरे में बैठे डर के से कांप रही थी कि अब ना जाने वह मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन जब वह कमरे में आए तो बहुत ही प्यार से बोले, क्या बात है, आज अंधेरा करके क्यों बैठी हो? राहुल की बात सुनकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मैं जल्दी से उठी और राहुल से बोली, मैं छत पर जाना नहीं चाहती थी, वहां तो माँ जी ने मुझे जबरदस्ती भेजा था। राहुल ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। वह बोले, इसीलिए तो मैं तुम्हें माँ के पास बैठने से मना करता हूँ कि वह हम दोनों को बसने नहीं देना चाहती। मैं हैरत से डूब गई थी। आखिर यह कैसी माँ है जो बेटे का घर उजाड़ना चाहती थी? रात को मैं सोई नहीं थी। रात को मैं सोई हुई थी कि अचानक ही मेरी आंखें खुल गई, लेकिन मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। मैं करवट पर करवट बदल रही थी कि प्यास की वजह से गले में कांटा चुभने लगा था। इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। इसलिए मैं उठकर बाहर बरामदे में आ गई थी। मगर मुझे हैरत तो तब हुई जब मैंने करिश्मा और अपनी सास को सर जोड़कर बैठे देखा था। ना जाने वह दोनों आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे। मैं दबे कदमों अपने कमरे में वापस लौट आई। यह बात तो जाहिर थी कि मेरी सास और करिश्मा अंदर से एक दूसरे से मिली हुई थी।
और वह राहुल की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपस में लड़ रही थी। फिर रात को ना जाने क्या क्या प्लान बनाती थी। अब मुझे समझ आ गया था कि आज का वाकया भी एक सोची समझी चाल थी। माँ जी ने मुझे उसी वक्त पर भेजा था जब करिश्मा की वापसी का वक्त हो गया था। लेकिन फिर दिल में यह ख्याल उठता कि राहुल ऐसा क्यों करते हैं। कबूतर तो अक्सर घरों में पाए जाते हैं, मगर इस कदर एहतियात ऐसे पहले देखने को नहीं मिली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इन तीनों के बेनकाब करके ही रहूंगी। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले राहुल ने मुझे फिर वही बात कही जो हमेशा कहते हैं। राहुल और करिश्मा के जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में चली गई। मेरी सास मुझे बार बार आवाज देती रही थी। वह कभी कहती कि आकर मेरे पैर दबा दो, तो कभी कहती मेरे सर में तेल डाल दो। दिल चाहता था कि उनकी बात मान लूं, मगर दिमाग बार बार मना कर रहा था। इसलिए मैं दिल और दिमाग की जंग में फंसी रही, मगर कमरे से बाहर ना निकली। दोपहर 2 बजे के करीब करिश्मा घर आई थी, लेकिन आज वह छत पर जाने के बजाय आज सीधा मेरे कमरे में ही आई और बोली, भाभी, मैंने महसूस किया है कि कल के झगड़े के बाद आप मुझसे नाराज सी हो। मैं मुंह बनाकर बोली, क्या नाराज नहीं होना चाहिए। करिश्मा मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी नाराज हो जाती, मगर आप खुद को मेरी जगह रखकर देखोगे तो आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। मैं बिन बाप की बच्ची हूँ। माँ का भी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अब राहुल भाई ही है जो मेरे लिए माँ और बाप दोनों बन गए हैं। अब उन्होंने मुझे एक काम सौंपा है और वह है उनके कबूतरों की देखभाल करना। क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती। फिर मुझे यह भी डर था कि अगर राहुल भाई नाराज हो गए तो कहीं की भी नहीं रहूंगी मैं। अगर आप अपना गुस्सा थूक दे और मेरे साथ दोस्ती कर ले तो अच्छा होगा। देखिए, मैं आपके लिए स्कूल से क्या लाई हूँ, शकरकंदी की खट्टी मीठी चाट। इतना कहकर करिश्मा किचन में चली गई। जब वह वापस आई तो उसने अपने हाथों में 2 प्लेटें पकड़ी हुई थी जिनमें चाट थी। मेरे मुंह में एकदम से पानी भर आया। फिर मुझे करिश्मा की बातें भी कुछ सही ही लगी थी, इसलिए मैंने मुस्कुराकर उससे वह प्लेट पकड़ ली और चाट खाते हुए बातें करने लगी। वह मुझे अपने स्कूल की बातें बता रही थी। चाट खाकर वह बोली, भाभी, अब मैं जरा कबूतर देख आऊं, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मुझे भी नींद आने लगी थी। मैं भी लेट गई थी। फिर कुछ पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। शाम हो गई, मेरी आंख खुली तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा था। दिल चाह रहा था कि मैं फिर से सो जाऊं, मगर हिम्मत करके उठी। मैं जैसे ही बाहर निकली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि राहुल और करिश्मा छत से नीचे उतर रहे थे और उनके साथ एक लेडीज डॉक्टर भी आगे आगे चल रही थी। मेरी सास उस डॉक्टर को देखकर चिल्लाने लगी, मुझे बता दे, सब ठीक है ना। वह डॉक्टर हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल गई। मैं जल्दी से बेड पर आकर लेट गई और सोने का ड्रामा करने लगी। डॉक्टर को बाहर छोड़ने के बाद राहुल दबे कदमों से कमरे में आए और मुझे सोता हुआ देखकर फिर से बाहर निकल गए। मैं हैरान थी कि मैं तो इस टाइम कभी भी नहीं सोती थी, आज अचानक कैसे नींद आ गई। लेकिन इस बारे में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं तो बस यही सोच रही थी कि वह डॉक्टर ऊपर क्या करने गई थी। क्या कबूतरों के भी डॉक्टर होते हैं। यह सब बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। अब मुझे अपनी सास की बातें समझ आने लगी थी। शायद वह मुझे ऊपर इसीलिए भेजना चाहती थी कि वह कोई राज मेरा इंतजार कर रहा था जो राहुल मुझसे छुपाना चाह रहा था। लेकिन मैं राहुल की नाराजगी मोल लेकर कोई भी राज जानना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी। 1 घंटा मैं इसी तरह पड़ी रही थी। फिर जब बाहर निकली तो करिश्मा से सबसे पहले मैंने पूछा कि राहुल कहाँ है। उसने हैरत की आंखों से मुझे देखा और घबरा कर बोली, भाभी, इस टाइम राहुल भाई कहाँ होते हैं, अपने ऑफिस में ना, आज भी वहीं पर होंगे। करिश्मा मुझसे ना जाने क्यों झूठ बोल रही थी। फिर मैंने सोचा कि राहुल अभी थोड़ी देर के बाद घर आ ही जाएंगे, मगर राहुल हमेशा की तरह शाम को 7 बजे के बाद ही घर लौटे थे। मैं उनको देखकर बोली, राहुल, आप कहाँ रह गए थे। उन्होंने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो।
वह बोले, मैं तो ऑफिस से इसी वक्त लौटता हूँ ना, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने ना में सर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। मैं चाहती थी कि सबके सामने ही छत पर जाकर राज पता कर लूं, मगर फिर राहुल का प्यार और उनके गुस्से का डर मुझे यह सब करने से रोक रहा था। अब यूं ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। यूं ही एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी कि मुझे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और उन्होंने मेरी तरफ देखा। फिर चीखों की आवाज बढ़ती ही चली जा रही थी। यह आवाज छत से आ रही थी। मेरी सास के घुटनों में दर्द रहता था। वह सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, लेकिन यह आवाज सुनकर वह अपना दुख दर्द सब कुछ भूल बैठी थी और छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन अभी उन्होंने 2-4 सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि उनके घुटनों ने जवाब दे दिया। मैं यह सब परेशान होकर खड़ी देखती रही और यही सोच रही थी कि क्या करूं। तभी मेरी सास ने अचानक मेरे पाँव पकड़ लिए और रोते हुए बोली, जाओ छत पर चली जाओ, उसे जाकर बचा लो, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है। चीखों की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। मैं कुछ भी सोचे समझे बिना ही ऊपर की तरफ भाग गई। यह देखकर मैं बहुत हैरान थी कि ऊपर तो कोई पिंजड़ा ही नहीं था। बस सामने एक कमरा बना हुआ था जिसे बाहर से कुंडी लगाई गई थी और यह आवाज उसी कमरे से आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो ऊपर किसी कबूतर का नामो निशान ही ना था। वहां तो एक लड़की पेट पकड़कर रो रही थी। मैं भागकर उस लड़की के कमरे में गई और उसे दिलासा दिया कि तुम फिक्र ना करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मैं भागकर नीचे गई और अपनी सास को कहा, यह बताएं। तो मेरी बात सुनकर वह हैरान नहीं हुई थी। वह बोली, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वह बस पहुंचने ही वाली है। मेरी सास ने मुझे फिर से ऊपर भेज दिया। मैं उस लड़की को दिलासा देती रही। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ गई और उसने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। कम से कम आधे घंटे बाद मुझे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर बोली, बेटा हुआ है। फिर मैं उस बच्चे को लेकर नीचे आ गई। इतनी देर में करिश्मा भी स्कूल से लौट आई थी और वह बच्चा देखकर हैरान हो गई। मैंने कहा, देखो, तुम्हारे भाई की कबूतरी ने अंडे से बच्चा निकाल दिया है। करिश्मा का चेहरा लाल पड़ गया था। वह जल्दी से कमरे की तरफ भागी और राहुल को फोन करके उन्हें घर आने को कहने लगी। वह जब घर लौटे तो बड़े बौखलाए हुए थे। मैं उन्हें बच्चा दिखाकर बोली, देखो किस पर गया है। वह मुझे नजरअंदाज करके ऊपर चले गए। फिर करिश्मा और राहुल दोनों उस लड़की को लेकर नीचे आ गए। मैं खुद को उस घर में अजनबी सा महसूस कर रही थी। मुझे कोई राज में शामिल ही नहीं करता था। मुझे लगा कि शायद यह लड़की राहुल की पत्नी है, इसलिए उसने मुझसे उसको छुपा कर रखा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कमरे में आकर अपना सामान पैक कर रही थी, तब राहुल कमरे में आए और मुझे देखते रहे। फिर बोले, ये क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। राहुल बोले, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैंने कहा, ऊपर वाले ने आपको चांद सा बेटा दिया है और आपको क्या चाहिए? मेरी तो आपको पहले भी परवाह नहीं थी। ऑफिस से आकर आप करिश्मा के पास बैठ जाते थे, फिर आप छत पर चले जाते थे। मैं तो आपकी जिंदगी में कुछ हूं ही नहीं। राहुल ने मेरे सामने से कपड़ों वाला बैग उठा लिया और मेरा हाथ थामकर मुझे अपने सामने बैठा लिया। फिर बोले, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तुम जानती हो कि यह लड़की जो छत पर रहती है, वह मेरी सगी बहन है और जब यहाँ 17 साल की हुई तो ना जाने किस दरिंदे की बातों में आ गई। उस लड़के ने चुपके से इससे शादी कर ली और यहाँ प्रेग्नेंट हो गई। ये बात माँ ने मुझसे छुपा ली थी, लेकिन मुझे उसके बढ़ते पेट से अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने उसे पूछा तो वो रोने लगी। वह छोटी थी तो डर गई और सब कुछ मुझे बताने के लिए तैयार हो गई। ये सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं तो कांप कर रह गया था। जब मैंने उससे और बातें पूछने की कोशिश की तो वह रोने लगी। उसने मुझे अपने पति का नाम नहीं बताया था। फिर मोहल्ले वाले को हम क्या बताते, यह किसका बच्चा है? मेरी मासूम बहन बदनाम होकर रह जाती और हम भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते।
इसलिए मैंने उसको कहा कि वह छत पर ही रहे। वह इस बात पर तैयार हो गई थी, लेकिन माँ को लगता था कि मैंने और करिश्मा ने उसको उसके जुर्म की सजा देने के लिए उसे छत पर कैद किया हुआ है। माँ घुटनों की वजह से छत पर नहीं जा सकती थी, इसलिए हर समय मुझसे और करिश्मा से लड़ती रहती थी कि मेरी बेटी को नीचे ले आओ। जहाँ तक तुम्हारी बात है तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तो तुम हमारे घर में नई नई आई थी। तुम मेरी बहन के बारे में कोई गलत सोच रख सकती थी। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ। अब जब हर चीज तुम्हारे सामने आ गई है तो मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी? मैं राहुल की बातें सुनकर अपनी ननद के लिए परेशान हो गई थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो राहुल बोले, तुम मेरी बहन के साथ दोस्ती का रिश्ता बना लो। तुम ही वह इंसान हो जिसे वह अपना राज बता सकती है, क्योंकि उसने ना ही करिश्मा को कुछ बताया और ना ही माँ को। मैंने राहुल से वादा किया था कि मैं उससे पूछ कर ही रहूंगी। अब मैं हर समय अपनी ननद के साथ रहती थी। मैं उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी। मैंने एक दिन उससे कहा कि यह बच्चा कितना बदनसीब है ना, इसे तो अपने बाप का प्यार भी नहीं मिला। यह बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर वह बोली, भाभी, इस बच्चे के बाप का नाम दिनेश है, मेरा बचपन का मंगेतर है ना। जाने हमें क्या सूझी कि हमने जोश में आकर घर वालों से छुपाकर शादी कर ली थी, और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वह डर गया और पीछे हट गया, क्योंकि वह तो खुद अभी कॉलेज का स्टूडेंट था। वह घर वालों को यह सब नहीं बताना चाहता था। नंद के मुंह से उसके पति का नाम सुनकर मेरे सर से तो जैसे बोझ ही उतर गया। मामला तो बहुत ही सीधा था। हम बिना वजह ही घबरा रहे थे, क्योंकि जो इसके बच्चे का पिता था उसके साथ तो इसका बचपन से ही रिश्ता तय हो चुका था। मैंने राहुल से बात की तो उन्होंने भी सुकून का सांस लिया। फिर तो सारा मामला ही सुलझ गया। अगले दिन हम लोग दिनेश के घर गए और दिनेश के मम्मी पापा से बात की। उन्हें भी सारी बात बता दी। शुक्र है दिनेश के माँ बाप ने अपने बेटे की गलती को स्वीकार किया और शर्मिंदगी भरे लहजे में बोले कि आप चिंता ना करें, कुछ सालों बाद हमें तुम्हारी बहन को बहू बनाकर ले जाना है, तो आज क्यों नहीं। इस तरह से मेरी नंद एक बच्चे के साथ अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गई और हमारे घर में एक बार फिर से खुशियां लौट आई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले।